नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पे। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। टाइम्स नाउ भारत पर आज बजट की एक एक बारीकी आपको बताएंगे, आपकी काम की खबर बताएंगे, क्योंकि टाइम्स नाउ भारत की कोशिश यही है कि बजट का जो अब तक का कठिन चैप्टर हुआ करता था उसको आसान भाषा में, सरल भाषा में, आपकी भाषा में आपको बताया जाए। जी हाँ, आज आम बजट पेश होना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, लेकिन इस बजट से आखिर किसको क्या मिलने वाला है? क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, और ये बजट सीधे आखिर आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा, इसे बहुत साधारण तरीके से हम आपको बताएंगे। लोकसभा में सुबह 11 बजे 2022-23 का आम बजट निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। बजट पेश करने से पहले निर्मला सीतारमण सुबह 9 बजे वित्त मंत्रालय से राष्ट्रपति भवन जाएंगी, उन्हें बजट के बारे में जानकारी देंगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने के बाद वित्त मंत्री सुबह 10 बजे संसद भवन पहुंचेंगी। बजट पेश करने से पहले 10:15 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और पीएम मोदी इसकी अध्यक्षता करेंगे। जी हाँ, और यहाँ पर निर्मला सीतारमण कैबिनेट के बजट पर शॉर्ट ब्रीफिंग देंगी इस बैठक में, और उसके बाद में 11 बजे का वक्त है जब लोकसभा में बजट पेश किया जाएगा। आपको बता दें, बजट में सरकार का पूरा जोर निवेश पर होगा, निवेश के साथ साथ रोजगार बढ़ाने पर होगा। साथ ही साथ आने वाले 5 राज्यों में जो चुनाव हैं उनको ध्यान में रखते हुए भी ये पूरा बजट जरूर कहा जा रहा है अनंत, और मुझे लगता है कि बहुत लोक लुभावन बजट होगा, ये उम्मीद भी जरूर जताई जा रही है। बिल्कुल, लेकिन देखिए सरकार के सामने चैलेंजेस भी हैं कि जो पिछले लगभग 2.5 साल से इकोनॉमिक ग्रोथ पर असर पड़ा है उसको रिवाइव करना ताकि लोगों तक और बेहतर सुविधाएं पहुंचा सकें, यह भी एक चैलेंज होगा। लेकिन चुनाव को भी आप दरकिनार नहीं कर सकते। देखना होगा कि वित्त मंत्री के पिटारे से इन चुनावी राज्यों के लिए क्या कुछ निकलने वाला है। तो अब से कुछ देर के बाद में, कुछ घंटों के बाद में देश का इंतजार खत्म होने वाला है। सदन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हिंदुस्तान का बजट पेश करने वाली हैं, और ये कहा जाए यूं तो बजट पर आम से लेकर खास तक सभी की निगाहें टिकी हुई है, लेकिन इस बार का बजट बेहद खास होगा। और खास होने के पीछे की वजह है क्योंकि देश के सबसे बड़े सूबे, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर की विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, और जनता ये उम्मीद लगाएगी कि वित्त मंत्री के पिटारे से कुछ ऐसा निकलेगा जो कि मनभावन होगा और सीधे उनकी जेब पर उसका असर होगा। पांच राज्यों में चुनावी घमासान के बीच कुछ घंटे के बाद आम बजट का पिटारा खुलने वाला है। आम बजट से चुनावी राज्यों की जनता को काफी उम्मीदें हैं। चुनाव के कारण बजट के लोक लुभावन होने के भी संकेत मिल रहे हैं। सरकार भी चुनावी बजट में हर वर्ग को खुश करने की कोशिश करेगी। आज से ठीक 10वें दिन देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में जनता अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने की शुरुआत कर देगी। पहले चरण में उत्तर प्रदेश की 58 सीटों के लिए मतदान होना है। कुल 7 चरणों में देश के सबसे बड़े प्रदेश की सभी 403 सीटों पर चुनाव होगा, और इसके साथ ही अलग अलग चरणों में उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर की जनता भी अपने जनप्रतिनिधियों के नाम पर मुहर लगाएगी। आदर्श आचार संहिता लागू होने की वजह से भले ही चुनावी राज्यों में सरकारें कोई ऐलान नहीं कर सकती है, लेकिन देश के बजट में उन राज्यों की योजनाओं को तेजी देने के लिए बड़े प्रावधान की उम्मीद जरूर की जा सकती है। हाल ही में मोदी सरकार को 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों की बड़ी नाराजगी देखने को मिली। इसमें भी उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे चुनावी राज्यों में काफी विरोध का सामना करना पड़ा। ऐसे में सरकार इस बजट में किसानों के लिए कई ऐसे बड़े ऐलान कर सकती है, जैसा उसने 2019 के लोकसभा चुनावों के समय पीएम किसान योजना लाकर किया था। बजट में सरकार किसान सम्मान निधि का दायरा बढ़ा सकती है। अभी सरकार किसानों को 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक मदद देती है। इसे बढ़ाकर सरकार 8,000 रुपए से 10,000 रुपए सालाना कर सकती है। अभी इस योजना से उत्तर प्रदेश में करीब 2.8 करोड़ और पंजाब में 28 लाख किसानों को लाभ मिल रहा है। मोदी सरकार जब सत्ता में आई थी तभी से उसने खेती किसानी पर काफी जोर दिया है। सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का खाका भी तैयार किया। इसे लेकर 13 अप्रैल 2016 में फार्मर्स इनकम कमेटी बनाई गई। सरकार ने मार्च 2022 तक किसानों की आय डबल करने का टारगेट तय किया। अनुमान है कि कृषि क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार 2022-23 के बजट में कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 18 लाख करोड़ रुपया कर सकती है।
मौजूदा समय में मोदी सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही है। इसमें पीएम किसान सम्मान निधि के अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, राष्ट्रीय कृषि बाजार, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन और पशुधन बीमा योजना जैसी योजनाएं शामिल है। बजट में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए भी इस बार बड़ा ऐलान हो सकता है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव यानी पीएलआई स्कीम का दायरा बढ़ा सकता है। अब इससे चुनाव में जाने वाले पंजाब को बड़ा फायदा मिल सकता है, क्योंकि पंजाब फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का बड़ा केंद्र है। पिछले कुछ वक्त में देश में एमएसएमई सेक्टर तेजी से बढ़ा है। इस बार के बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए भविष्यवाणी ये है कि सरकार राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। कोरोना काल में जिसकी जरूरत महसूस की जा रही है, अब इससे देश के बड़े राज्य उत्तर प्रदेश, जहां चुनाव भी है, वहां 4500 से ज्यादा एमएसएमई यूनिट हैं। इससे बड़ा फायदा होगा। इसके साथ ही 45,000 लोगों को इससे रोजगार मिलने की संभावना है। इसके अलावा सरकार इस बजट में चुनावी राज्यों में बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने, स्मार्ट सिटी की अब तक की उपलब्धियों के साथ आगे की योजना पर सरकार जोर देगी। खासकर उत्तर प्रदेश के धार्मिक सांस्कृतिक विरासत वाले शहरों अयोध्या, काशी, मथुरा, प्रयागराज में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बजट प्रावधान बढ़ाया जा सकता है। इस बजट में भी चुनावी राज्यों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक योजनाओं पर प्रावधान बढ़ाया जा सकता है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के जरिए बुनियादी विकास की परियोजनाओं में तेजी की बात भी बजट में सुनने को मिल सकती है। बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर के साथ उत्तर प्रदेश के शहरों को हवाई सेवा से जोड़ने का भी बजट में प्रमुखता से जोर दिया जा सकता है। सड़क, रेलवे और हवाई क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं के मामले में उत्तर प्रदेश समेत उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर के लिए बजट प्रावधान देखने को मिल सकते हैं। अभी मणिपुर में 75 वर्ष में पहली कार्गो ट्रेन पहुंची है। इसे बीजेपी राज्य के चुनाव में बड़ा मुद्दा बना सकती है। वंदे भारत ट्रेनों का बड़ा हिस्सा चुनावी राज्यों को मिल सकता है। दिल्ली से उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी तक प्रस्तावित बुलेट ट्रेन के बारे में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में बात कर सकती हैं। चुनावी राज्यों के नए शहरों में मेट्रो ट्रेन का ऐलान संभव है। इस बार के बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट बढ़ाने का अनुमान भी है। इसे 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए किए जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो इसका सबसे बड़ा फायदा यूपी को होगा, क्योंकि इस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है और यहाँ नौकरी पेशा लोगों की तादाद भी बाकी राज्यों के मुकाबले अधिक है। जानकार भी इस बजट को लेकर ऐसा ही अनुमान जता रहे हैं। सरकार इस बार चुनाव 5 राज्यों में होने वाले हैं, इस बात पर जरूर ध्यान देगी और चुनाव से जुड़े जो मुद्दे हैं, चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो किसानों का हो, चाहे वो मध्यम वर्ग का हो, चाहे वो लोअर मिडिल क्लास का हो, मुझे लग रहा है उनसे संबंधित जो मुद्दे हैं, जिसमें सबसे ज्वलंत मुद्दा है महंगाई का, तो मुझे लग रहा है सरकार कुछ ऐसे कदम बजट में उठा सकती है जिससे कि महंगाई पर लगाम लगे। चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में कट के रूप में हो, चाहे वो, हालांकि जीएसटी का रैशनलाइजेशन जीएसटी काउंसिल लेती है, पर फिर भी सरकार कुछ ऐसे कदम उठा सकती है जिससे कि महंगाई पर लगाम लगे। वरना महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस बार के चुनाव में, और ये कल्पना नहीं करी जा सकती कि सरकार ऐसा बजट लाए जिसमें महंगाई को रोकने का कोई जिक्र ना हो। कुल मिलाकर बजट से जनता को काफी उम्मीदें हैं, खासकर चुनावी राज्यों में। लेकिन सरकार जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है, कुछ घंटों के इंतजार के बाद क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो बजट की पूरी एबीसीडी, बजट से जुड़ी हुई तमाम खास जानकारियां टाइम्स नाउ भारत आपको दिन भर बताएगा। हमारे साथ में मेरे जो साथी हैं वो अलग अलग जगहों से आपके साथ में जुड़ रहे हैं। आपको बता दें मेरे साथ में मेरे साथी रविकांत जुड़ रहे हैं, इसके अलावा अमित कुमार हैं, गौरव श्रीवास्तव हैं, वित्त मंत्री के घर के बाहर, संसद भवन के बाहर से, और लोगों के बीच में आखिर क्या लोगों की इस बजट को लेकर उम्मीद है, हर तस्वीर आपको दिखाएंगे मेरे साथी। बिल्कुल, लेकिन साथ ही साथ ये भी बता दें आपको कि चूंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, तो चुनावी कनेक्शन क्या है आपको कुछ आंकड़ों के जरिए, कुछ ग्राफिक के जरिए हम लोग दिखाते हैं। नवा बजट है मोदी सरकार का। सबसे पहले जब 2014 में एनडीए की सरकार बनी तब बजट पेश किया गया था, तो मोदी सरकार ने बजट में टैक्स छूट की सीमा बढ़ा दी थी। 2015 में जब बजट आया तो 1 करोड़ से जो ज्यादा की सालाना कमाई वाले लोग हैं उन पर सरचार्ज बढ़ाया गया था। 2016 में टैक्स रिबेट में इजाफा किया गया।
लेकिन यह फैसला सिर्फ उनके लिए था जिन लोगों की कमाई 5 लाख रुपए तक है। 2017 में सरकार ने एक लैंडमार्क फैसला लिया, एक बड़ा फैसला लिया और टैक्स पेयर्स को एक बड़ी राहत दी और 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक पर जो टैक्स लगता था उसको घटा करके जो 10% था उसको 5% कर दिया गया था। उसके बाद 2018 में सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को वापस ले आई। इससे जो नौकरी पेशा लोग थे उनको काफी फायदा हुआ। अगला बजट आया साल 2019 का बजट। इस बजट में सरकार ने जो 5 लाख रुपए तक की आमदनी थी उसको टैक्स फ्री कर दिया। एक बड़ी आबादी ऐसी रही देश में जिसको कि इसका फायदा हुआ। साल 2020 में टैक्स की दरों को कम करने के लिए बजट में एक नई स्कीम को लॉन्च किया गया था। वो स्कीम क्या रही थी, उसका क्या इफेक्ट पड़ा था, ये भी बताएंगे। लेकिन 2021 में 75 साल से जो ज्यादा उम्र के जो लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उनको टैक्स रिटर्न फाइल करने से छूट दे दी गई। लेकिन 2022 में क्या होने वाला है, इसके लिए कुछ घंटों का इंतजार हमें करना होगा। जी हां, 2014 से लेकर 2021 तक आपने समझा कि आखिर किस तरह से इस बीच तमाम बदलाव किए गए और आज के इस बजट में क्या रहने वाला है, कितनी उम्मीदें इस बजट को लेकर है। कहा जा रहा है किसानों को ध्यान में रखते हुए, बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए, महंगाई को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री के पिटारे से आम जनता के लिए कुछ जरूर अच्छा निकलेगा, ये उम्मीद जरूर है। मेरे साथ में तमाम मेरे साथी रविकांत राय वित्त मंत्री के घर से सीधे जुड़ रहे हैं, अमित कुमार मेरे साथ में संसद भवन की हर तस्वीर हमें वहां से दिखाएंगे और गौरव श्रीवास्तव भी मेरे साथ में वित्त मंत्रालय से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं रविकांत राय का रुख करना चाहूंगी। रविकांत, क्योंकि वित्त मंत्री के घर के बाहर अभी से हलचल भी नजर आ रही होगी और आज सभी की निगाहें और सभी की उम्मीदें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से ही हैं। जी बिल्कुल नैना, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। भारत की अर्थव्यवस्था और उसकी सेहत कैसी रहेगी ये जानने के लिए ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया भारत की तरफ अपनी निगाहें टिकाकर देख रहा है और सबकी नज़र यहाँ पर टिकी हुई है क्योंकि ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का निवास स्थान है और वित्त मंत्री इस वक्त अपने घर पर मौजूद हैं और भारत का बजट कैसा होगा, आम बजट, इसकी पूरी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी टाइम्स नाउ नवभारत के पास ये है कि इस बजट में किसानों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो एक तय निर्धारित राशि है उसमें सरकार इस बार के बजट में बढ़ोतरी कर सकती है। यानी अब तक एक साल के अंदर किसानों को 6,000 रुपये मिलते थे, उसको बढ़ाकर 8,000 रुपये या 10,000 रुपये तक सरकार कर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सिर्फ 5 राज्यों के चुनाव को ध्यान में रखकर नहीं किया जाएगा क्योंकि बाकी के राज्य हैं, लेकिन ऑपोजिशन जो है उसी पर सवाल खड़े करेगा क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा किसानों को होगा और किसानों की संख्या सबसे ज्यादा। एक महत्वपूर्ण बात आपने की है रविकांत कि सिर्फ चुनावी बजट नहीं होगा बल्कि देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था और सभी वर्गों का ख्याल रखते हुए बजट को आगे पेश किया जाएगा। लेकिन चुनाव के साथ जो सीधा कनेक्शन इस बजट का किया जा रहा है उसमें लोगों का परसेप्शन क्या और क्या क्या वो तथ्य हैं जिनके बूते ये तुलना की जा रही है, ये आपको जरा दर्शकों को जरा संक्षेप में समझा देते हैं कि ये बजट को वोट का बजट क्यों कहा जा रहा है और क्यों 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर इसको देखा जा रहा है। देखिए, जो बजट आने वाला है इसके फौरन बाद जो 42 चुनाव कुल बजट के रहे हैं, सिर्फ 18 बार ऐसा हुआ है कि सरकार को बजट का फायदा मिला, यानी बजट से सरकार को चुनावी फायदा मिला, यानी कि 1/3 के आसपास ये चांसेस रहे हैं कि बजट का फायदा चुनाव में मिला हो। 11 बार ऐसा हुआ है कि कोई फायदा इसका नहीं मिल पाया सरकार को। तो जैसा कि रविकांत ने भी कहा कि बहुत जरूरी नहीं कि चुनावी राज्यों को ध्यान में रखते हुए ऐसा बजट लाया जाए। कांग्रेस ने 15 बार अभी तक ऐसा को नुकसान हो चुका है बजट की वजह से, क्योंकि बजट में लोगों की उम्मीदें अलग रहती हैं। चुनावी राज्यों को लेकर के सीधा कनेक्शन जो बता रहे हैं उसी की एक बड़ी वजह है कि जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, 15 बार कांग्रेस को और 3 बार बीजेपी को उसका नुकसान भी झेलना पड़ा है ना। बिल्कुल, और मुझे लगता है ना कि ये सबसे महत्वपूर्ण बात, जब चुनाव के पहले अगर बजट आता है तो लोगों का एक परसेप्शन होता है कि लोक लुभावन वादे होंगे, लेकिन ये वो आंकड़े हैं जो हम आपको बता रहे हैं कि अगर सरकार को फायदा हुआ है या सरकार को नुकसान हुआ है। चुनाव के ठीक पहले जब बजट आया कांग्रेस को 9 बार फायदा हुआ, लेकिन हर बार फायदा हुआ ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा आनंद भी बता रहे थे कि कई मौके ऐसे आए, कई मर्तबा मौजूदा सरकार को उसका नुकसान भी झेलना पड़ा,
मिलेगा, क्योंकि लोगों की उम्मीदें उस तरह की रही। लेकिन कई बार लोगों पर इस तरह का कोई प्रभाव भी नजर नहीं आया, यानी कि जो पिछली सीटें थी उसी तरह का प्रभाव रहा। लेकिन इस बार लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। मेरे साथी भी इस समय जुड़ रहे हैं, अमित कुमार लगातार बने हुए हैं। अमित, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो आज का जो दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। हर साल बजट तो आता है, लेकिन इस बार चुनौतियां कई ढेर सारी थी। कोविड की परिस्थिति को देखा गया, लोगों के सामने बेरोजगारी, महंगाई की भी मुसीबत बहुत ज्यादा थी। इसीलिए इस बार उम्मीद है कि इस बार बजट उनको राहत देने वाला जरूर होगा। जी देखिए, जैसे किसानों की बात तो रविकांत ने की, लेकिन ये बजट अगर आप देखें तो खास तौर से गरीबों के लिए और जो मध्यम वर्ग और खास करके नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत उम्मीदों भरा बजट हो सकता है। और क्योंकि इसमें आप अगर देखिए 2 साल जो कोविड काल है, इसीलिए जो टैक्स की बात बार बार अनंत ने भी जो बात कही, इसमें इस बार जो स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट है, इसीलिए टैक्स स्लैब में हो सकता है कोई बहुत बड़ी बदलाव ना हो, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट को बढ़ाने की बात हो रही है। स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट वो होती है जिसमें कि आपकी सैलरी में से 50,000 रुपये में कभी टैक्स लगता नहीं है, तो उस लिमिट को 50,000 को बढ़ाने की बात हो रही है। करीब 70 या 75,000 करने की बात हो रही है। जो तमाम इकोनॉमिस्ट से लेके जो तमाम फिक्की और जो दूसरे बिजनेस ग्रुप्स थे, सबने ये एडवाइस किया है, क्योंकि पिछले 2 साल से जो मध्यम वर्ग है, नौकरी पेशा है, वो घर पे है, घर से काम कर रहा है। बच्चे जो हैं वो घर से स्कूल जा रहे हैं, तो खर्च, घर का इंटरनेट से लेकर तमाम खर्च बढ़ गए हैं। तो इसलिए स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट को बढ़ाने की बात हो रही है। दूसरी बात ये हो रही है कि जो गरीब है, गरीब कल्याण अन्न योजना जो है, क्योंकि देखिए अगर 2 साल की बात करें तो पिछले 2 सालों में स्थिति अच्छी नहीं रही है। तमाम चीज़ों के बावजूद कोविड ने पूरी अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया था। बड़ी मुश्किल से फिर से पटरी में लौटी अर्थव्यवस्था। तो ऐसे में जो गरीब कल्याण अन्न योजना है उसके बढ़ाया जा सकता है, जो कि 31 मार्च तक है। और सबसे बड़ी बात कि मनरेगा, गरीबों के लिए अगर बात करें तो मनरेगा में आवंटन बढ़ाया जा सकता है। रोजगार जनरेट कैसे हो, ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि पिछले 2 सालों से इन तमाम मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन जो आपने भी जिक्र किया नौकरी पेशा लोगों का, उनके लिए बजट में क्या हो सकता है, यह भी महत्वपूर्ण है। अब हम जरा नौकरी पेशा लोगों के लिए बजट की भविष्यवाणी करने वाले हैं कि बजट में नौकरी पेशा लोगों के लिए क्या हो सकता है, क्या उनकी अपेक्षाएं हैं, क्या उम्मीदें हैं, और क्या वो चीजें हैं जो कि संभव हैं ऐसा होना कि नौकरी पेशा लोगों के लिए हो सके। सबसे आमतौर पर लोगों को कहा जाता है कि भाई टैक्स में राहत मिलनी चाहिए। टैक्स सरकार बहुत लेती है, ना सिर्फ इनकम टैक्स लिया जाता है बल्कि अलग अलग चीजों पर भी अगर टैक्स लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में इनकम टैक्स में राहत लोगों को मिलनी चाहिए। लेकिन क्या इस बजट में ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं कि इनकम टैक्स में रिबेट लोगों को मिले? लेकिन यह भी जानना साथ साथ होगा कि इनकम टोटल जो टैक्स कलेक्शन होता है उसमें इनकम टैक्स का अनुमान के तौर पर 1/4 हिस्सा रहता है। क्या सरकार इस स्थिति में है फिलहाल कि वो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर सके या उसको कम कर सके? क्योंकि विनिवेश को लेकर के जो सरकार का एक विजन था, वो विजन पूरा नहीं हो पाया। विनिवेश की जो पूरी प्लानिंग थी वहां तक सरकार नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन अनंत, एक बहुत बड़ा हिस्सा नौकरी पेशा का ऐसा है जिसकी ये कहा जाए कि उसकी उम्मीदें बहुत ज्यादा इससे बनी हुई रहती हैं। लेकिन बार बार हम चुनाव का जिक्र इसीलिए कर रहे हैं, आप समझिए जरा। दरअसल आज से ठीक 9 दिनों के बाद में 5 राज्यों में पहले चरण का मतदान है, लेकिन चुनावी राज्यों को इससे क्या फायदा मिलेगा, यह भविष्यवाणी समझिए। किसान सम्मान निधि इसमें बढ़ाई जा सकती है और साथ ही साथ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए भी इस दौरान ऐलान किया जा सकता है। लेकिन इससे फायदा किसे होगा? पंजाब को। अगर किसानों की भी हम बात कर रहे थे तो उसमें भी किसान पंजाब के साथ साथ उत्तर प्रदेश के किसानों को ध्यान में रखते हुए जरूर फायदा हो सकता है। आनंद, बिल्कुल, देखिए एमएसएमई सेक्टर के लिए अगर राहत के पैकेज की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी बड़ी संख्या ऐसी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट जो बढ़ाने की हम लोग बात करें, जो अनुमान है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी है, 25 करोड़ से ज्यादा की आबादी यहां पर है। तो जाहिर तौर पर इसका राहत मिलेगा। 50,000 से स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ा करके 75,000 रुपए कर दिया जाता है तो उत्तर प्रदेश के जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको इसका बड़ा फायदा मिल सकता है। हमारे साथ गौरव श्रीवास्तव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। गौरव, जरा बताइए मुझे कि उत्तर प्रदेश जो चुनावी राज्य भी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर बढ़ाया जाता है, 50,000 से बढ़ा करके 75,000 करने की बात की जा रही है, तो क्या चुनावी फायदा मिलने की संभावनाएं रहती हैं? लोगों का रुझान बढ़ेगा कि केंद्र सरकार ने बजट में बेहतर किया तो राज्य में वही सरकार आनी चाहिए? देखिए, ये बहुत कह पाना मुश्किल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में रोजगार के साथ साथ कृषि क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। और हमने देखा कि कोरोना काल में जो कृषि सेक्टर रहा है उसकी जो ग्रोथ है वो काफी अच्छी रही है। और जो कल आर्थिक सर्वेक्षण है उसको हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए।
कल आर्थिक सर्वेक्षण में जो बातें कही गई हैं वो उन सब चीज का एक रिफ्लेक्शन जो है वो बजट में देखने को मिल सकता है। ये कहा गया, अनुमान जताया गया कि कृषि क्षेत्र का जो ग्रोथ है वो 3.9% के आसपास रहेगा। तो ऐसे में कृषि क्षेत्र और साथ ही साथ नौकरी पेशा लोगों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन में अगर बढ़ोतरी होती है तो दोनों को मिला जुला के ही एक असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और अगर आप पश्चिमी यूपी से शुरू करें और पूर्वांचल तक पहुंचे और उसके बाद बुंदेलखंड के जो जाके हर जगह कृषि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है और अगर उसके लिए किसी तरह के फायदे की बातें नहीं होती हैं, एक पूरा एक पैकेज नहीं पेश होता है तो वो जरूर हिट करेगा। और सबसे बड़ी बात, किसान सम्मान निधि जो है एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होगा, क्योंकि लोगों की जो कमाई है वो पिछले 2 से 2.5 साल में घटी है। अगर लोगों की जेब में पैसा बढ़ाने की बात कही जाती है वो महत्वपूर्ण होगी। और दूसरा, रोजगार सृजन बहुत महत्वपूर्ण होगा। कल आर्थिक सर्वेक्षण में ये कहा गया, इस बात के संकेत दिए गए हैं कि सरकार ये कोशिश करेगी कि सेवा क्षेत्र में, खास करके IT सेक्टर हो या दूरसंचार क्षेत्र हो, इन सभी चीजों में ज्यादा से ज्यादा मौके लाने की बातें होंगी। अब ये देखना होगा कि सरकार उसको कितना रिफ्लेक्ट कर पाती है बजट में और उसका कितना असर जमीनी स्तर पर देखने को मिलता है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होगी। बिल्कुल। और गौरव, जिस नौकरी पेशे की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है अनंत, एक बहुत महत्वपूर्ण एक ये भी हिस्सा है कि आधे से ज्यादा जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, कोविड के दौरान कई लोग बेरोजगार भी हुए और वर्क फ्रॉम होम जब कल्चर बढ़ा तो उसमें उन पर दबाव भी बहुत ज्यादा बढ़ा। क्या इन तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भी उनके लिए भी वित्त मंत्री के पिटारे से कुछ निकलेगा? हर तस्वीर, हर जानकारी आपको हम बताएंगे टाइम्स ऑन भारत पर। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।